हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था की। ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस सेशन को, इस क्लास को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है। तो हम आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको पूरी गारंटी दी जाती है कि आप डाउट नेट पे डेफिनेटली निश्चित तौर पर इस ठोस अवस्था को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ठोस अवस्था ही नहीं, यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर हैं जो 12वीं कक्षा में आपके अंदर, विलियन हो गया या मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, जितने भी चैप्टर हैं इन सभी को आप बहुत अच्छे से समझने और सीखने वाले हो। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक दो बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, मेरी क्लास जो है वो आपको सोम, बुध और शुक्र को आपको रहेगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एक आइडिया देता हूँ जिससे हमें क्लियर हो कि हम करने क्या वाले। ठीक है, इस पूरे वीक में। तो देखिए, इस पूरे वीक में आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान जो है वो 7:45 तक है ना। 7 बजे स्टार्ट होगा और 7:45 तक, मतलब 45 मिनट की क्लास रहेगी। और सोम बुध शुक्र 3 दिन रहेगी इस वीक में। और सोम बुध शुक्र को ही मेरे ठीक बाद में आपकी गणित की क्लास रहेगी। देखिए, गणित लिखा हुआ है, तो गणित की रहेगी आपकी 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी और 8:45 पे क्लास फिनिश होगी। ठीक है। इसी तरह से आपकी क्लास भौतिक विज्ञान की जो होगी वो मंगल गुरु शनि को होगी। तो ये टाइम नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको ध्यान रखें। तो बहुत मज़ा आने वाला है यार। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ में बात करके, और आप लोगों को पढ़ाने का मुझे एक अलग ही, मतलब आनंद, मज़ा बोलते हैं जिसको, वो फील हो रहा है मुझे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं इसको। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था। ठीक है। तो देखिए यार, ठोस अवस्था की बात अगर करें तो ऐसा है कि देखिए, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पानी की बात करते हैं तो पानी आइस होता है। आइस सॉलिड ठोस अवस्था में होता है। आइस, बर्फ जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है। फिर पानी जो हमें दिखाई देता है, जो कमरे के तापक्रम पर जो हमें पानी दिखाई देता है, वो द्रव अवस्था में होता है। और एक तीसरी अवस्था पानी की ओर होती है, वाष्प, गैस अवस्था में पाया जाता है। तो गैस अवस्था को आप 11वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आदर्श गैस, वांडरवाल गैस समीकरण, ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं 11वीं कक्षा में। वो 11वीं कक्षा का भाग था जो कि हो चुका है। ठीक, उम्मीद है आपने उसको बहुत अच्छे से समझा होगा। और यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था 12वीं कक्षा की रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बात रही द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था देखिए मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान में काम में लेता है, पढ़ाया जाता है, समझा जाता है उसको, और बहुत डिटेल में समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि रसायन विज्ञान के अंदर द्रव अवस्था की बात बिल्कुल नहीं की जाती है। द्रव अवस्था की बात की जाती है, लेकिन रसायन विज्ञान के अंदर द्रव अवस्था का कुछ भाग है जो कि ठोस अवस्था के ठीक बाद में 12वीं कक्षा में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो ठोस अवस्था में आगे बढ़ने से पहले हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार फील होनी चाहिए कि ठोस कैसा दिखता है, द्रव कैसा दिखता है और गैस कैसा दिखता है। तो वैसे तो आप 9वीं 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आप देखिए कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको ठोस अवस्था में देखिए, ये आपको ईंट का चित्र दिखाई दे रहा है, ये ईंट बनी हुई है। तो आप जानते कि ईंट मिल करके, बहुत सारी ईंटें मिल करके एक दीवार का निर्माण करती है, और दीवार मिल करके घर का निर्माण करती है। तो छोटी छोटी चीज़ें मिल करके बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने देखा होगा चींटियों का समूह होता है, वो बहुत सारी चींटियाँ मिल करके बहुत कुछ बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है। तो वो वाली बात है ना। तो यही बात है कि यार ईंट जो है वो ठोस का उदाहरण है। आप दूसरा द्रव देख रहे हैं। द्रव अवस्था के अंदर आप देख रहे हैं कुछ बीकर मैंने बना रखे हैं, और कुछ बीकर के अंदर या कुछ बीकर दिखाए हुए हैं, उसमें द्रव अवस्था में कुछ पानी जैसे कुछ रसायन आपको दिख रहे हैं ना। द्रव अवस्था के अंदर कलरफुल, रंगहीन, रंग है ना, रंग बहुत अच्छे कलरफुल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये द्रव। ठीक है। और तीसरा है गैस अवस्था। गैस अवस्था आपको पता है, बलून का मैंने, है ना, गुब्बारे का मैंने ये चित्र यहाँ पे दिखा रखा आपको। इसमें क्या होता है, इसके अंदर भैया बलून कैसे उड़ता है हवा में। पहले उसके अंदर एक ईंधन होता है, उस ईंधन में आग लगाई जाती है, वो आग लगाने से गैस उत्पन्न होती है, और गैस जो होती है वो बलून को ऊपर उठाने का काम करती है। तो ये 3 अवस्था हैं, ठोस, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये तीनों हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। आपको पता ही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आगे बात करते हैं ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षणों की। ठीक
ठीक है। अब देखिए ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आगे हमें चीज़ें दिक्कत ना करे, इसलिए ज़रूरी है कि हमको इनकी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि भैया आकार क्या होता है, आयतन क्या होता है इनका, अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है, अंतराण्विक दूरी कैसी होती है ना। तो ठोस द्रव गैस तीनों की यहाँ पे है ना तुलना की जाएगी, मतलब कि ठोस अवस्था के अभिलक्षण को देखेंगे हम, लेकिन द्रव और गैस के साथ तुलना करके। चलिए तो देखिए ये ठोस अवस्था दे रखा है, ये सॉलिड मतलब कि ठोस अवस्था, फिर आपको दे रखा है दूसरा ये द्रव अवस्था, और तीसरा आपको दे रखा है ये गैस अवस्था। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। देखिए ठोस अवस्था के अंदर आप देख रहे हैं यार ये लाल लाल कलर की बॉल्स बना रखी हैं, सारे बॉल्स एक दूसरे के आसपास बहुत चिपकी हुई हैं, है ना। द्रव अवस्था के अंदर देख रहे हैं कि आप जो अवयवी कण हैं, है ना, जो आसमानी है ना स्काई ब्लू कलर की आसमानी है ना हल्के आसमानी कलर की बॉल्स हैं, मतलब कि वो अवयवी कण है, वो एक दूसरे से दूर 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 फैले हुए हैं। ठीक है, और गैस अवस्था में आप देख रहे हैं हरे कलर की बॉल्स हैं, मतलब कि वो अवयवी कण है मुख्य रूप से उस गैस अवस्था के, तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर फैले हुए हैं ना। तो वास्तविकता में यही होता है, गैस अवस्था में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव अवस्था में अवयवी कण थोड़े पास होते हैं गैस अवस्था की तुलना में, और ठोस अवस्था में अवयवी कण बहुत ज़्यादा पास होते हैं। मतलब कि आप ऐसा समझ लें कि भैया एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, भैया एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है, तो उनके बीच में इतना ज़्यादा आकर्षण बल है कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, आप उसको समझ ले ठोस अवस्था। तो उनके बीच में दूरी क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी, उनके बीच में दूरी क्या रहेगी, न्यूनतम, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, है ना, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। ठोस अवस्था में मुख्य रूप से ये होता है, अवयवी कण एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उनके मध्य दूरी क्या होती है, बहुत कम। तो अणुओं के मध्य या अवयवी कणों के मध्य जो दूरी है उसी को बोला जाता है अंतर आणविक दूरी। तो चलिए ठोसों की बात की जाए तो आप मुझे बता सकते हैं ठोसों के आकार क्या होते हैं। ठोसों के आकार होते हैं निश्चित, ठोसों के निश्चित आकार होते हैं। लेकिन द्रव अवस्था में भैया ऐसा है कि भैया आपने पानी का एक ग्लास ले रखा है और उस पानी को, जो ग्लास में आपने पानी ले रखा है उसको आप जमीन पे फैला दो, तो ग्लास में जब था तो वो ग्लास का आकार ले लिया, लेकिन जब आपने उसको ज़मीन पे फैला दिया तो वो चपटा हो गया, फैल गया, मतलब कि उसका आकार ले लिया। उसी पानी को आप किसी चपटे बर्तन में ले ले तो आप उस बर्तन के आकार का पानी देखेंगे, मतलब कि आकार पानी का निश्चित नहीं है। तो ये आकार क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था का अनिश्चित। इसी प्रकार से गैस अवस्था की बात की जाए तो गैस अवस्था में भी यही प्रॉब्लम है यार, कि गैस अवस्था में भी बहने का गुणधर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए आप वातावरण में जितनी भी गैसें देखते हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम गैस, नियोन गैस, ये सब वातावरण में फैली हुई है। अब मान लो आप किसी गैस की मात्रा को किसी एक छोटे बर्तन में लेते हैं, उस बर्तन का आकार ले लेगी। आप किसी बड़े कमरे में लेते हैं उस गैस को, वो उस कमरे का आकार ले लेगी। आप उसी गैस को बाहर वातावरण में फैला दे तो वो पूरे वातावरण में फैल जाएगी, मतलब कि जिस प्रकार का उपकरण उसी प्रकार की उसकी आकृति हो जाएगी। मतलब कि आकृति भैया फिक्स तो नहीं है, निश्चित नहीं है, तो आकृति क्या हो जाएगी, अनिश्चित। चलिए इसी प्रकार बात करें आयतन की, तो ठोसों का आयतन तो निश्चित, ठोसों का आयतन निश्चित। इसी प्रकार से द्रवों की बात की जाए तो देखो ऐसा है कि किसी आपने निश्चित मात्रा वाले पानी को आपने किसी बर्तन में ले रखा है, वो 5 लीटर का पानी है। अब ऐसा नहीं है कि उस 5 लीटर के पानी को आप किसी बड़े बर्तन में रखोगे तो वो 10 लीटर का हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमेशा बर्तन कुछ भी हो, उपकरण कुछ भी हो, द्रव अवस्था में आयतन निश्चित रहता है। तो द्रव अवस्था में आयतन निश्चित और ठोसों में आयतन निश्चित। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, द्रव में आयतन निश्चित और ठोसों में भी आयतन निश्चित। तो द्रव और ठोस दोनों में आयतन निश्चित हो जाएंगे। गैस अवस्था की बात की जाए तो गैस अवस्था में कभी भी आयतन निश्चित नहीं होता है। कहने का मतलब आप समान मात्रा की गैस को एक छोटे से बक्से में डाल दें या आप समान मात्रा की गैस को आप बड़े कमरे में रख दें। तो मान लो छोटे बक्से का आयतन मान लो जैसे कि 50 लीटर है या मान लो 30 लीटर है, जो भी 30 लीटर का एक बक्सा है जैसे कि, तो 30 लीटर के बक्से में अगर आपने गैस को रख दिया तो उस 30 लीटर के बक्से का आयतन ग्रहण कर लेगा। आपने उसी गैस को मान लीजिए बड़े कमरे में
जिसका आयतन जैसे मान लीजिए 100 लीटर का है, 100 लीटर के बराबर आयतन का बर्तन है, तो उस बर्तन का आयतन ग्रहण कर लेगा। आपने मान लीजिए 500 लीटर के बर्तन में उस गैस को, समान मात्रा की गैस को रख दिया, तो गैसों के अवयवी कण जो होंगे वो दूर दूर फैलते जाएंगे और उस 500 लीटर वाले बर्तन के आयतन को ग्रहण कर लेंगे। मतलब कि गैस में आयतन कभी भी निश्चित नहीं होता है, तो आयतन यहाँ क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि आप पहले ये पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान चीजें। अब वही बात है यार, देखो आगे की बात वही आती है कि अंतराण्विक आकर्षण बल लिखा है मैंने और अंतराण्विक दूरी लिखी है। अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक दूरी, ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है, और ये दोनों अगर हमें पता है तो हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आकार आयतन ठोस अवस्था के निश्चित क्यों है या गैस अवस्था के अनिश्चित क्यों है। तो देखिए, ठोस अवस्था में अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। बताया ना आपको, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या आकर्षण बल बहुत उच्च है, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों अवयवी कण हैं, दोनों में आकर्षण बल बहुत उच्च है, तो दोनों एक दूसरे के नजदीक रहेंगे। उससे ज्यादा सोचना नहीं आपको, बट ऐसा होता है। तो अवयवी कण एक दूसरे के नजदीक रहेंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल उच्च। तो अब एक दूसरे के नजदीक मतलब कि दूरी कम, तो अंतर आणविक मतलब अवयवी कणों के बीच की दूरी न्यूनतम। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अंतराण्विक दूरी होती है निम्नतम, या आप इसको बोल सकते हो नगण्य, नहीं के बराबर। और अंतराण्विक दूरी कम होने का कारण क्या है? आकर्षण बल उच्च होना। तो आकर्षण बल क्या होता है? उच्चतम। तो भैया आकर्षण बल उच्च होने की वजह से और अंतराण्विक दूरी कम होने की वजह से ठोस एक निश्चित आकार में व्यवस्थित होते हैं। भाई यहाँ से अवयवी कण आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से, सारे अवयवी कण एक निश्चित स्थान में अपने आप को समाकलित करके एक निश्चित आकृति प्रदान करेंगे ठोस अवस्था को। तो निश्चित आकृति प्रदान करने का कारण यही है कि भैया इनके अंदर अंतराण्विक दूरी बहुत ही निम्न होती है। इसी प्रकार से द्रव की बात की जाए तो द्रव के अंदर भी आकर्षण बल उच्च तो है, लेकिन उच्चतम नहीं है, उच्चतम ठोस में। तो यहाँ भी अंतराण्विक आकर्षण बल उच्च है, परंतु बहुत उच्च नहीं है। और अंतराण्विक दूरी क्या होती है यहाँ पे? निम्न। मतलब कि यहाँ पे भी अवयवी कण पास पास तो होते हैं, बहुत ज्यादा पास नहीं होते हैं जितने की ठोस हैं, लेकिन पास पास होते हैं। और गैस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता, ये दुश्मन की तरह, मतलब कि एक गैस कण यहाँ भाग रहा है, दूसरा गैस कण यहाँ भाग रहा है, तीसरा यहाँ, ऐसे दूर दूर टकराते और भागते रहते हैं, है ना। अवयवी कण जो होते हैं गैसों के वो टकराते रहते हैं, भागते रहते हैं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। जैसा कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि समान मात्रा की गैस को आप छोटे बर्तन में रख दो, समान मात्रा की गैस को आप बड़े बर्तन में रख दो, गैस के कण हमेशा उस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अवयवी कणों में भागने दौड़ने का गुणधर्म होता है, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं या एक दूसरे के नजदीक ज्यादा नहीं आ रहे, वो जितना स्थान उनको मिलेगा उस स्थान को वो ग्रहण कर लेंगे। मतलब कि यहाँ अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? निम्नतम। भैया निम्नतम है तभी तो वो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के पास में चिपक के रहें, वो दूर दूर भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, कहीं भी भाग सकते हैं, मतलब कि निम्नतम होता है। अंतराण्विक दूरी की बात की जाए तो अंतराण्विक दूरी उच्चतम। यार देखो सीधी सी बात है, जब एक दूसरे के पास आना ही नहीं चाहते तो हमेशा एक कण यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे एक दूसरे के साथ में मैक्सिमम दूरी, अधिकतम दूरी में व्यवस्थित रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आकार आयतन अंतराण्विक आकर्षण बल अंतराण्विक दूरी इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान आसान बिंदु है जिनको हम 11वीं कक्षा में भी पढ़ते हैं, 10वीं में भी पढ़ते हैं और 9वीं में भी पढ़ा जाता है। बात की जाए घनत्व की, तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप घनत्व का मुझे जवाब बताएंगे। थोड़ा सोच करके बताइए घनत्व क्या हो सकता है, ठोसों के घनत्व क्या होते होंगे। थोड़ा सा आप समय लीजिए, आपको 1-2 मिनट दिया जाता है और आप मुझे बताइए कि ठोसों के घनत्व क्या होते हैं। सोच करके बताइए ठोसों के घनत्व द्रव और गैस की तुलना में क्या होते हैं। तो आप देखिए अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत उच्च, तो क्या होगा? सोचने पे आंसर मिला होगा आपको बिल्कुल। तो देखिए भैया सारे अवयवी कण एक दूसरे के पास पास, तो बहुत सारे अवयवी कण एक दूसरे के पास पास आकर के बहुत संगनित व्यवस्था बन जाएगी, मतलब कि घनत्व बहुत ही उच्च। तो यहाँ पे उच्चतम
घनत्व होता है, लेकिन द्रवों के मध्य घनत्व उच्चतम नहीं होता है, हाँ ज्यादा होता है लेकिन उच्चतम नहीं होता है, तो उच्च घनत्व होता है। और गैसों का घनत्व तो बहुत ही निम्न हो जाएगा, क्योंकि अवयवी कण एक दूसरे के आसपास है ही नहीं, अवयवी कण आसपास नहीं है, दूर दूर फैले हुए हैं, तो उनका घनत्व क्या हो जाएगा, निम्नतम। तो घनत्व हो जाएगा निम्नतम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संपीड्यता की। देखो संपीड्यता का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाना पसंद करूंगा। देखिए संपीड्यता का मतलब ये कि किन्हीं भी दो अवयवी कणों को आप और कितना नजदीक ला सकते हैं। एक अवयवी कण यहाँ है, एक अवयवी कण यहाँ है, दोनों को आप नजदीक और कितना ला सकते हैं, तो जितना नजदीक ला सकते हैं उतने ही वो संपीड्य कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ठोस हैं, तो ठोस में दोनों अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहुत नजदीक हैं, उससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, तो एक दूसरे के नजदीक हैं, एक दूसरे के नजदीक है, तो अब उनके बीच में रिक्त स्थान है ही नहीं, बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है। भैया जगह खाली नहीं है तो क्या वो एक दूसरे के और पास आ पाएंगे, नहीं, जगह ही नहीं भैया, पास में कैसे आ पाएंगे, तो क्या आप उनको और पास नहीं ला सकते, तो इसका मतलब संपीड्यता क्या हो गई, निम्न। संपीड्यता उच्च होने का मतलब ये है कि आप उन दोनों अवयवी कणों को नजदीक से नजदीक ला पाने की क्षमता रख पाए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ठोसों में अवयवी कण पहले से बहुत नजदीक है, रिक्त स्थान है ही नहीं, तो वो और ज्यादा पास कैसे आ सकते हैं, मतलब कि और संपीड्यित है ना, संपीड्य कैसे हो सकते हैं और कैसे एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। तो संपीड्यता क्या होगी, यहाँ निम्नतम हो जाएगी, संपीड्यता निम्नतम। द्रवों में भी संपीड्यता निम्न होती, कम होती, क्योंकि उसमें भी अवयवी कण पास ही होते हैं, लेकिन उतने पास नहीं जितने कि ठोस के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे भी संपीड्यता निम्न होगी, क्योंकि अवयवी कण यहाँ पे भी थोड़े पास है, लेकिन निम्नतम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे कम तो भैया अवयवी कणों के बीच में दूरी ठोसों के अंदर ही होती, तो संपीड्यता सबसे निम्न जो होगी वो ठोसों में होगी। तो द्रवों में संपीड्यता क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं गैस अवस्था की। अब देखिए यार सीधा सा हिसाब किताब है, गैस अवस्था में एक कण यहाँ जा रहा है, एक कण यहाँ जा रहा है, एक कण यहाँ जा रहा है, मतलब कि किन्हीं भी दो कणों के बीच में बहुत अधिकतम दूरी है, इतनी दूरी है ना कि उनके बीच में स्थान ही स्थान बचा हुआ है, बहुत सारा स्थान बचा हुआ, इतना स्थान बचा हुआ है कि आप उनको संपीड्य करना चाहो, संपीड्य मतलब कि आप उन दोनों को एक दूसरे के पास लाना चाहो, पास लाने के लिए आप उनको दबा रहे हो, दबाव लगाना चाहते हो आप, है ना। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि दाब लगाने पे, तो अवयवी कण यहाँ है तो मैंने यहाँ से दाब लगाया, इधर वाले अवयवी कण पे मैंने यहाँ से दाब लगाया, इधर वाले अवयवी कण पे मैंने यहाँ से दाब लगाया, तो बीच में स्थान उपलब्ध है, तो ये और नजदीक आ जाएंगे, मतलब कि और संपीड्य हो जाएंगे, मतलब कि संपीड्यता की प्रायिकता उच्च होगी, क्योंकि रिक्त स्थान बहुत अधिक उपलब्ध है। तो यहाँ पे उच्चतम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ उच्चतम संपीड्यता आ जाएगी, तो यहाँ संपीड्यता उच्च, तो यहाँ हम लिख लेते हैं संपीड्यता क्या होगी, उच्चतम। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो यार ठोसों के बहुत सारे उदाहरण हैं, पेन, पेंसिल, रबर, मोबाइल, मेज, कुर्सी वगैरह बहुत है ना। तो पेन, पेंसिल, रबर, कुर्सी आदि आदि बहुत सारे हो सकते हैं। द्रवों की बात की जाए तो मिल्क, दूध हो गया, पानी हो गया, जूस हो गया, ये सब, तो दूध, पानी, जूस, है ना। जूस को हम थोड़ा अच्छे से लिखना पसंद करेंगे, चलिए जूस, तो ये हो जाएगा। और बात की जाए गैस अवस्था की, तो गैस अवस्था में तो आप देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मनुष्य द्वारा जब सांस ली जाती है, प्राणी जो होता है वो सांस लेता है तो शरीर के अंदर क्या ग्रहण करता है, ऑक्सीजन गैस, सांस छोड़ता है तो क्या बाहर निकालता है, CO2 गैस, तो O2 गैस, CO2 गैस, है ना। धुआं जो होता है वो गैस अवस्था में होता है, जल वाष्प जो होती है वो गैस अवस्था में ना, तो है ना, तो ये सब CO2, धुआं, कोहरा, ये सब गैस अवस्था के उदाहरण, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो ये यार देखो
कुछ सामान्य सी बातें हैं, इन पे मैंने ज़्यादा बातों को खींचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये माना जाता है कि आपको ये चीज़ें आती हैं और हमने इनको पढ़ भी लिया, दोनों बातें पढ़ भी लिया और ज़्यादा इनको खींचा भी नहीं हमने, है ना। पढ़ इसलिए लिया क्योंकि कई बच्चों का देखो बैकग्राउंड जो है वो इतना मजबूत नहीं है, तो उन्हें भी हम किसी ना किसी तरह का फ़ायदा तो देना चाहते हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार हमारा नुकसान हो गया, हमें समझ में नहीं आई चीज़ें, तो हमें भी ये हक है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें भी आएँ। तो कई बच्चों को यार छोटी छोटी चीज़ें भी बतानी होती, तो हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। तो हमें सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अंतर जो भी मैंने लिखे हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे की। देखिए, अब जो चैप्टर में आगे की बातें मैं करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अब वो बातें क्या हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। बातें क्या हैं तो स्टार्ट करते हैं हम, चलिए। तो देखिए, इसमें क्या है कि आगे की बातों में हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है अब हमारे यहाँ, ठीक है। ठोस के अभिलक्षण तो हमने जान ली, द्रव और गैसों की तुलना में कैसे होते हैं तो वो हमें पता चल गया। अब उन अभिलक्षणों को जानने के बाद में अब ठोसों के बारे में हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ पे आ चुके हैं, और वो मज़ेदार चीज़ क्या है पता है आपको? मज़ेदार चीज़ है उनका वर्गीकरण। क्योंकि यार वर्गीकरण समझ में आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हम जो दिन प्रतिदिन में हम जो खाने का नमक यूज़ करते हैं, या हम जो शरीर पे साबुन लगाते हैं, नहाने धोने के लिए जो साबुन यूज़ करते हैं, या मान लो हम जो कपूर यूज़ करते हैं, या मान लो हम जो कांच देखते हैं, या मान लो हम जो रबर देख रहे हैं या प्लास्टिक देख रहे हैं, तो ये किस प्रकार के ठोस है। बहुत इंटरेस्ट आने वाला, अभी बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे मैं बोल दूँ, देखो यार ये समझा दिया, अब समझाने के बाद में आपको मैंने बोल दिया कि यार अभी दो चीज़ें पढ़ने वाले कि यार ठोसों के संरचना के आधार पर दो प्रकार है। मैंने समझा दिया क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक समझा दिया अक्रिस्टलीय ठोस। अब आपको पता है कि यार दिन प्रतिदिन में हम बहुत सारे प्रकार के ठोस देख रहे हैं, रबर देख रहे हैं, कांच देख रहे हैं, प्लास्टिक देख रहे हैं। तो अब आप उनको कैटेगराइज विभाजित कर सकते हो, उनका वर्गीकरण कर सकते हो कि यार हाँ सर ने बताया तो हमें देखना होगा कि यार रबर किस ठोस में आ रहा है, रबर किस प्रकार के ठोस में आ रहा है। या मान लो मैंने कुर्सी देखी, कुर्सी किस प्रकार के ठोस में आ रही है। या मान लो मैंने मार्बल देखा, मार्बल किस प्रकार के ठोस में आ रहा है। या मान लो मैंने हीरे की बात की, हीरा, डायमंड, हीरा है सदा के लिए, सबके लिए, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। तो वो हीरा हमें पता है कि ठोस अवस्था में होता है। तो ये सब पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि हीरा किस में आएगा, क्रिस्टलीय ठोस में आएगा या अक्रिस्टलीय ठोस में आएगा। तो अब चीज़ें बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपको पता चलेगा कि यार रबर के अंदर अच्छा अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, हीरे के अंदर अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित है। तो आपको हीरे के अंदर की संरचना के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होने वाला है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन सब चीज़ों को बिना किसी देरी के। अब देखिए, आपको ठोसों का वर्गीकरण दो आधार पर पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहला आधार क्या है, तो सबसे पहला आधार इसका है संरचना के आधार पर। आप देख रहे हैं ना, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। और इसके बाद में हम एक वर्गीकरण और पढ़ेंगे ठोसों का, वो होगा बंधुता के आधार पर, मतलब कि अवयवी कण किस प्रकार से बंधित हैं। देखो दो प्रकार के वर्गीकरण, संरचना के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण और दूसरा है बंधुता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अब संरचना के आधार पर वर्गीकरण का क्या मतलब है, ठीक है। तो बहुत आसान है भैया, किसी भी ठोस में अवयवी कण जो उपस्थित होते हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार है, उस संरचना कैसी है उनकी, वो निश्चित क्रम में है या उनका क्रम कैसा है, वो इधर उधर फैले हुए किस प्रकार फैले हुए, किस प्रकार व्यवस्थित है, तो वो संरचना के आधार पर वर्गीकरण हो जाएगा। दूसरा है बंधुता के आधार पर, जो हम आज के लेक्चर में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर में हम उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा बंधुता के आधार पर वर्गीकरण। तो हमें वहां समझ में आएगा कि यार दो अवयवी कण हैं तो उनके बीच में किस प्रकार का बंध है। मान लो दो अवयवी कणों के बीच में आयनिक बंध है, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है। तो आयनिक बंध वाले जो अवयवी कण होंगे उससे बनने वाला जो ठोस होगा उसको आयनिक ठोस बोलते हैं। मान लीजिए दो अवयवी कणों के बीच में धात्विक बंध है, उससे धात्विक ठोस बनता है। मान ले दो अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक ठोस है, सहसंयोजक बंध है, तो वो सहसंयोजक ठोस बनाएगा।
तो ये बंधुता के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम पहले क्या देखेंगे, संरचना के आधार पर, मतलब कि अवयवी कण अंदर ठोस के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित है। चलिए अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिखा रखे हैं। देखिए आप देख रहे हैं हीरा, देख रहे हैं आप सिलिका देख रहे हैं। हीरा और सिलिका को मैंने किस में प्लेस कर रखा है, क्रिस्टली ठोस में। देखिए क्रिस्टली ठोस के अंदर एक तो सिलिका लिखा है मैंने, और क्रिस्टली ठोस के अंदर एक मैंने हीरा लिख रखा है, और अक्रिस्टली ठोस में मैंने दो लोगों को बना रखा है, मतलब कि दो वस्तुओं को, एक रबर को और दूसरा कांच को। तो पहले तो हम ये महसूस करें कि यार क्रिस्टली ठोस में कौन सा बताना चाहते हैं हम, कौन सा होना चाहिए, और अक्रिस्टल ठोस में कौन सा होना चाहिए। फिर हम इनकी तकनीकी बातों पे आएंगे कि यार कांच को मैंने क्रिस्टली ठोस या अक्रिस्टल ठोस बोला, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कांच को मैंने अक्रिस्टल ठोस बोल दिया या रबर को मैंने अक्रिस्टल ठोस बोल दिया। तो हम इसके बाद वाली स्लाइड पे हम देखेंगे कि अक्रिस्टल ठोस रबर या कांच को मैंने क्यों बोला, या क्रिस्टली ठोस मैंने हीरा और सिलिका को मैंने क्रिस्टली ठोस क्यों बोला। तो आप अभी यहाँ ध्यान रखें, हीरा और सिलिका जो है वो क्रिस्टली ठोस का उदाहरण है, और कांच जो होता है वो अक्रिस्टली ठोस का। किसी प्रकार का कांच आप देख रहे हैं वो अक्रिस्टली ठोस है। ये टायर जो आ गया, टायर किससे बनते हैं, रबर से बनते हैं। या हम जो हमारे जो पढ़ाई के बॉक्स के अंदर हम जो पढ़ाई में हम जो रबर यूज़ करते हैं वो रबर किसका होता है, वो अक्रिस्टली ठोस का होता है ना। तो ये कुछ उदाहरण है, तो इनके बारे में हम अब विस्तृत में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए अगली स्लाइड पे। चलिए अब यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो मैंने आपको संरचना के आधार पर दो प्रकार के वर्गीकरण बताए, एक क्रिस्टली ठोस, दूसरा अक्रिस्टल ठोस, है ना। ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहाँ लिखा हुआ ये क्रिस्टलाइन लिखा हुआ, ठीक है। देखिए क्रिस्टलाइन का मतलब है ये क्रिस्टलीय ठोस, और एमोर्फस जो लिखा है, इस एमोर्फस का मतलब है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका अक्रिस्टल ठोस में मैंने अभी उदाहरण क्या क्या बताया, मतलब कि इसमें मुझे देखना है रबर और कांच, और क्रिस्टल ठोस में मुझे क्या क्या देखना है, हीरा और सिलिका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, हीरा और सिलिका। चलिए हीरा और दूसरा हो जाएगा सिलिका। चलिए अब बात करते हैं। देखिए पहले हम क्रिस्टली ठोस समझेंगे, फिर अक्रिस्टली ठोस। देखिए क्रिस्टली ठोस को ऐसे समझिए कि मान लो आपकी क्लास के जो टीचर हैं, स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके क्लास टीचर जो हैं, आपके क्लास टीचर ने बोल दिया कि देखो बच्चों, आपको क्लास में इस तरीके से बैठना है कि पहली पंक्ति में एक लड़का बैठेगा, फिर लड़की बैठेगी, फिर लड़का बैठेगा, फिर लड़की बैठेगी, फिर लड़का बैठेगा, फिर लड़की। और सर ये तो बहुत मज़ा आ जाएगा, नहीं है ना, तो ये नहीं सोचना है आपको। तो एक लड़का फिर लड़की, एक लड़का फिर लड़की, फिर एक लड़का, ठीक है। तो आपको आपके क्लास टीचर ने एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया, आपका क्रम व्यवस्थित कर दिया। क्या कर दिया कि भैया एक लड़का आ रहा है, उसके बाद लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की। अब दूसरी पंक्ति में भी यही किया उन्होंने कि भैया लड़का लड़की लड़का लड़की, मतलब कि पहले लड़का बैठा है या लड़की बैठी है वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले लड़का बैठा है तो बाद में लड़की, और फिर लड़का फिर लड़की। तो कहने का मतलब एक बार लड़का आ जाएगा, दूसरी, तो ये एक निश्चित क्रम बन चुका है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। लेकिन एक दूसरी क्लास है, उसमें क्लास टीचर जो है उन्होंने बोला कि यार आप जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसे बैठ जाए। मान लो कहीं पे दो लड़के बैठे हुए, उनके बगल में तीन लड़कियां हैं, फिर चार बच्चे में चार लड़कियां गुच्छों में बैठी हुई हैं, फिर इधर एक लड़का बैठा हुआ उनके बगल में, फिर आगे की तरफ पांच लड़के हैं, उनके पास में एक लड़की बैठी, मतलब कि कोई कहीं पे भी बैठा हुआ, यादृच्छिक रूप से, किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं है। तो ठोसों में भी ये अवयवी कणों की दो प्रकार की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको दो विभिन्न प्रकार के कक्षाओं के उदाहरण दिए। पहला जो उदाहरण मैंने आपको दिया ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि कक्षा में जो अवयवी कण है, कक्षा को एक ठोस मान लो और उसके अवयवी कण को आप
मतलब उनके बच्चों को आप उसके अवयवी कण मान लें। तो कक्षा के अंदर जो बच्चे एक लड़का लड़की इस क्रम में बैठे हुए, वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, क्योंकि उसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है। या फिर आप ऐसे समझें कि एक शादी पार्टी में गए, शादी पार्टी में आपको वहां पे ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको शादी पार्टी में इस तरह से इकट्ठे होना है कि एक तरफ केवल लड़कियां होंगी और एक तरफ केवल लड़के होंगे। तो इसका मतलब वहां पे एक निश्चित व्यवस्था बन चुकी है। किसकी? जो भी बाराती हैं, जो भी गेस्ट हैं, जो भी मेहमान हैं, उसकी एक निश्चित व्यवस्था बना दी गई वहाँ के जो भी स्वागतकर्ता हैं, जो भी स्वागत करने वाले हैं, उनके द्वारा, कि भैया एक तरफ लड़के और एक तरफ लड़कियाँ। तो ये निश्चित व्यवस्था होगी। लेकिन एक दूसरी पार्टी है जो कि आप देखते हैं, आप शादी पार्टी में जाते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं, कोई कहीं भी खा रहा है, खिचड़ी सी बनी हुई है, लड़के यहाँ खड़े, लड़कियाँ यहाँ, मिक्स है सब कुछ, सब अपने अपने प्लेट लेकर के खड़े हुए हैं, मस्त रसगुल्ले चिपका रहे हैं, खाना खा रहे हैं, है ना, गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो ये एक यादृच्छिक व्यवस्था है जो मैंने अभी दूसरी बताई आपको, जो कि हमको सामान्यतया शादी पार्टियों में देखने को मिलती। तो जो ये यादृच्छिक व्यवस्था है जिसमें अवयवी कणों की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई क्रम नहीं है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और मैंने दोनों ही जो पहले उदाहरण जो दिए, मतलब कि कक्षा में बच्चों का निश्चित क्रम, एक लड़का फिर लड़की, एक लड़का फिर लड़की, या मान लो मैंने बोला कि शादी पार्टी में गए, एक तरफ सारे लड़कियां, एक तरफ सारे लड़के, इन दोनों ही उदाहरण में आप देख रहे हैं कि अवयवी कणों का, या जो भी गेस्ट या मेहमान है, या जो भी क्लास के बच्चे, उनका एक निश्चित क्रम आपको बता दिया गया है। निश्चित क्रम वाली व्यवस्था हमेशा क्रिस्टलीय ठोस में होती है, और अनिश्चित क्रम वाली व्यवस्था किस में होती है? अक्रिस्टलीय ठोस में। तो इस तरह की संरचना होती है दोनों की, क्रिस्टलीय ठोस की ये संरचना और अक्रिस्टलीय ठोस की ये यादृच्छिक व्यवस्था वाली संरचना। तो देखिए बात कुछ ऐसी कि देखिए यहाँ पे मैंने ये क्रिस्टल ठोस में मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने ए रख दिया। अब ए के पास में मान लीजिए मैंने बी वाला कण रख दिया, फिर ए रख दिया, फिर बी रख दिया, फिर ए रख दिया, फिर बी रख दिया, फिर ए रख दिया। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि ये प्रथम पंक्ति जो है उसमें ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए, एक निश्चित क्रम में कणों को मैंने व्यवस्थित कर दिया है। अब आ जाइए दूसरी पंक्ति में, मान लीजिए दूसरी पंक्ति में बी को पहले रख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले ए को रखिए चाहे पहले बी को रखिए, लेकिन एक बार अगर आपने बी को रखा है तो दूसरी बार कौन आएगा? ए, उसके बाद कौन आएगा? बी, उसके बाद कौन आएगा? ए, उसके बाद कौन आएगा? बी, उसके बाद कौन आएगा? ए, उसके बाद कौन आएगा? बी। चलिए अगली पंक्ति में आते तो पुनः बी ए बी ए बी ए बी। इसका मतलब आप देखते हैं कि हर पंक्ति में आप देख रहे हैं अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है। तो यहाँ अवयवी कण क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो अवयवी कणों का अभिविन्यास क्या हो जाएगा? एक निश्चित क्रम में। जबकि यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए, मान लो मैंने पहले ए लिखा, उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ बी लिखा, उसके बाद ए आ तो रहा है लेकिन वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, नीचे आ रहा है, मतलब कि ए के बाद बी आ रहा है और बी के ठीक बाद में उसी लाइन में ए नहीं बैठा हुआ है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होकर के बैठा हुआ है। फिर चलिए फिर मैंने यहाँ बी लिखा, फिर यहाँ मैंने ए लिखा। अब देखिए उससे नीचे जो है वो बी आना चाहिए था लेकिन ये जगह खाली हो गई, ये भी जगह इतनी खाली हो गई। उसके बाद यहाँ पे कौन आया? मान लीजिए यहाँ पे बी आया। अब नीचे की पंक्ति में भी ऐसे ही, ये ए आ रहा है, नीचे यहाँ बी आ गया, फिर ये ए आ गया, फिर यहाँ बी ए बी। मतलब कि आप देख रहे हैं कोई निश्चित प्रकार का क्रम नहीं है। एक पंक्ति के अंदर ए के बाद बी आ रहा है लेकिन जरूरी नहीं कि बी के बाद तुरंत बाद ए आ जाए। तो ये इस प्रकार की जो यादृच्छिक व्यवस्था है, कोई निश्चित क्रम नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अक्रिस्टल ठोस में निश्चित प्रकार का क्रम कभी भी नहीं होता है, नहीं। आप देखिए प्रथम पंक्ति में, आप देखिए प्रथम पंक्ति में अक्रिस्टल ठोस में ए आ रहा है और ए के बाद बी आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ क्रम तो है, लेकिन उस बी के बाद ए के आने का जो क्रम है वो है तो सही, लेकिन नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो मतलब कि यहाँ अक्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों का निश्चित क्रम जो होता है वो बहुत ही कम दूरी के लिए होता है। जबकि आप क्रिस्टल ठोस में देखिए कि अवयवी कण जो है उसमें ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद ए आ रहा है और फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, मतलब कि लाखों करोड़ों की संख्या में अवयवी कण बहुत दूरी तक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का एक निश्चित
क्रम होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, परास की बात की जाए तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि क्रिस्टल ठोस में बहुत लंबी दूरी तक क्रम जो है वो इनका एक निश्चित बना रहता है, मतलब कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो ये जो क्रम है ये बहुत लंबी दूरी तक दीर्घ परास के लिए ये क्रम निश्चित क्रम बना रहता है। तो ये परास जो होगा यहाँ पे दीर्घ परासी व्यवस्था होगी, दीर्घ परासी व्यवस्था। किंतु परंतु अक्रिस्टलीय ठोस में आप देखिए ए के बाद जब बी आया तो ए के बाद तो बी आ गया, लेकिन उसके बाद क्रम बिगड़ चुका है, मतलब कि बी के बाद ए आ रहा है लेकिन वो थोड़ा सा नीचे, तो मतलब कि यहाँ पे अवयवी कणों का कुछ क्रम है लेकिन बहुत कम दूरी के लिए, अति लघु दूरी, बहुत सूक्ष्म दूरी के लिए, तो ये लघु परासी व्यवस्था हो गई, लघु परासी व्यवस्था। किसी प्रकार की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में जो होनी चाहिए वो बहुत कम दूरी के लिए है। चलिए, तो ये होता है इनमें परास और अवयवी कणों का अभिविन्यास। ठीक है, अब बात करते हैं गलनांक की। चलिए, यहाँ पे गलनांक पे जाने से पहले हम थोड़ा ये साइड में मैंने एक यहाँ पे चित्र बना रखा है, तो देखिए पहला चित्र जो बना रखा है ये है क्रिस्टलीय ठोस का ऊपर वाला, ये है क्रिस्टलीय ठोस, और नीचे वाला जो चित्र मैंने बना रखा है वो है बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस। नीचे वाला डायग्राम, नीचे वाला जो चित्र वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि एक गुड़िया है, एक लड़की है, छोटी सी बेबी है, क्यूट सी, वो गुड़िया के बाल मार्केट में आता है ना, ऐसे गली में आता है, हमारी गली में बचपन में आता था, आज भी देखा होगा, वो गुड़िया के बाल लेकर के आता है, ये वाइट कलर का है, वो पिंक कलर का होता है, तो वो गुड़िया के बाल बोलते हैं जिसको हम, है ना, वो गुड़िया के बाल जो वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो देखिए क्या हो रहा है, ऊपर जब मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करता हूँ तो देखिए आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो देखिए ये एक बक्सा बना हुआ है यहाँ पे, ये बक्सा, एक बक्से को मैं थोड़ा कलर करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये बक्सा, ये घन आकार का ये बक्सा बना हुआ है, तो देखिए ये आपको गुलाबी कलर में मैंने एक बक्सा बना करके दिया, तो आप देखिए उस बक्से के पास में बक्सा है, देखिए बक्से के पास में ये बक्सा है, बक्से के पीछे बक्सा है, बक्से के इधर, मतलब कि नीचे की तरफ भी बक्सा है, इधर बक्सा है, मतलब कि आप देख रहे हैं कि बक्से के पास में एक बक्सा है, उसके पास में और बक्सा है, उसके पास में, मतलब कि एक निश्चित क्रम में बहुत सारे बक्स जो हैं वो आपस में व्यवस्थित है। आप ये मान लीजिए कि यार एक कमरा है, उस कमरे के इधर कमरा, उस कमरे के पास में कमरा, उस कमरे के आगे कमरा, उस कमरे के पीछे कमरा, उस कमरे के ऊपर कमरा, उस कमरे के नीचे कमरा, मतलब कि सारे कमरे बार बार पुनरावर्ती क्रम कर रहे हैं, मतलब कि एक निश्चित क्रम में यहाँ पे व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय प्रकार के ठोस जिसमें निश्चित प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन नीचे देखिए, नीचे अवयवी कण जो है वो कहीं भी कुछ भी व्यवस्थित है। तो नीचे वाला जो डायग्राम है, नीचे वाला चित्र है, उसमें गुड़िया के बाल जो खा रही है बच्ची, उसमें आप देख रहे हैं कि अवयवी कण यहाँ पे किसी निश्चित क्रम में विन्यासित नहीं है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम यहाँ आगे की बात पे, गलनांक और प्रकृति की बात करते हैं। देखिए आप ये समझिए कि यार आपने नमक देखा है, नमक खाया है, अब गोली भी खा, ठीक है। चलिए तो देखिए यार ऐसा है कि नमक जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, पहली बात तो, लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि नमक ठोस अवस्था में तो है, लेकिन सर ये बताओ कि ये क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है या अक्रिस्टलीय ठोस का। तो देखिए नमक एक क्रिस्टलीय ठोस होता है यार, नमक को देखने से तो पता नहीं चलेगा कि हाँ यार उसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है, देखने से तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा वो क्रिस्टलीय ठोस है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी, क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक जो होते हैं वो बहुत तीक्ष्ण होते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने ठोस NaCl को आपने पिघलाना शुरू किया, तो जब ठोस NaCl पिघलेगा ना
तो ये 801 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना प्रारंभ करता है। और जब ये NaCl पूरी तरह से द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक इसका तापक्रम 801 डिग्री जो है वो क्या रहता है, निश्चित, बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। तो इस निश्चित तापक्रम पर ठोस का द्रव में पिघलना जो होता है इसको हम बोलते हैं तीक्ष्ण तापक्रम। तीक्ष्ण तापक्रम, तो ये तीक्ष्ण तापक्रम या तीक्ष्ण गलनांक बिंदु बोलते हैं इसको। ये तीक्ष्ण गलनांक बिंदु जो है ये क्रिस्टलीय ठोसों का विशिष्ट अभिलक्षण है। अगर किसी का गलनांक बिंदु आपको तीक्ष्ण दिखता है, एक निश्चित तापक्रम पर वो पिघलता है, तो समझ जाना वो क्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कि गलनांक जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों के तीक्ष्ण होते हैं बहुत। लेकिन मान लो मैं बात करता हूँ प्लास्टिक की, या मान लो मैं बात करता हूँ रबर की, तो प्लास्टिक का जो ठोस अवस्था है, ठीक है, प्लास्टिक की जो ठोस अवस्था है वो आप देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना प्रारंभ करती है। तो ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे सारा का सारा प्लास्टिक ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, नहीं। 100 डिग्री से जब आप 105 डिग्री पे जाएंगे तब भी उस प्लास्टिक का ठोस अवस्था का कुछ भाग द्रव में पिघल रहा होगा। जब 105 से आप 120 तक जाएंगे तब भी उसका प्लास्टिक का कुछ भाग बचा हुआ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पिघल रहा होगा। लेकिन जैसे आप 120 डिग्री पे आएंगे तो अब यहाँ तक आते आते पूरा ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, एक ताप परास के अंदर इस ठोस पदार्थ को पिघलते हुए देख रहे हैं। वो ताप परास क्या है, 100 डिग्री से लेकर के और 120 डिग्री की। वो ताप परास क्या है, 100 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री की। तो यहाँ क्या लिखा है कि प्लास्टिक की ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित होगी, ये ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन एक निश्चित ताप परास में परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि 100 से 120 डिग्री की ताप परास में परिवर्तित हो रहा है। मतलब कि जब भी कोई पदार्थ एक ताप परास में गलता है, पिघलता है, तो वो किस प्रकार के ठोस होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ एक ताप परास में पदार्थ पिघलता है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं प्रकृति की, ठीक है। अब प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति क्या है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होती है, पहले मैं आंसर लिख लेता हूँ, विषम देशिक। क्या प्रकृति होती है, विषम देशिक। और अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होती है समदेशिक। अब ये क्या नई बीमारी आ गई, चलिए देखते हैं। देखिए विषम देशिक का मतलब क्या होता है, विषम मतलब कि असमान और देशिक मतलब कि दिशा। अब इसको हम मिला करके पूरी बात को करते हैं ना। मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति विषम देशिक है, असमान और फिर देशिक मतलब दिशा। तो क्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुण धर्मों के मान जो होते हैं ना वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो पहले तो मैं इसका मीनिंग लिख लेता हूं, भौतिक गुण धर्म भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, असमान होते हैं, समान नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा देखते हैं यार। वही बात शादी पार्टी की बात पे आते हैं ना। देखिए आपको मैंने क्या बताया, शादी पार्टी में मान लीजिए एक तरफ लड़कियां हैं और एक तरफ लड़के हैं, तो एक निश्चित क्रम बन चुका है। मतलब कि एक बात तो क्लियर है कि ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। अब मैं आपको बोलूं कि यार सीता को ढूंढ करके लाओ, तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप लड़कियों की तरफ जाओ या लड़कों की तरफ। अब भैया पता है कि यार सीता जो है लड़की है,
सामान्यतः सीता जो होती है लड़की होती है। सर मान लो लड़के का नाम सीता हो जाए, नहीं। तो हम जो बात बोल रहे हैं उसको समझना है। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आप सीता को ढूंढ करके लाएं, तो आप जब लड़कियों की दिशा में जाएंगे तो आपको सीता मिलेगी, लेकिन आप लड़कों की दिशा में जाएंगे तो क्या आपको सीता मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसका मतलब दो अलग अलग दिशाओं में आप जा रहे हैं। जब आप लड़कियों की दिशा में गए तो सीता मिल रही है, जब आप लड़कों की दिशा में गए तो सीता नहीं मिल रही है। मतलब कि दो अलग अलग दिशाओं में आपको जो निष्कर्ष मिल रहे हैं वो असमान प्रकार के मिल रहे हैं। एक तरफ सीता मिल रही है, एक तरफ सीता नहीं मिल रही है। असमान भिन्न भिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में यही होता है। जब आप भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हो ना, तो भौतिक गुणों के मान क्या होते हैं? असमान मिलते हैं। चलिए इसको हम यहाँ संरचना में समझते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ इस क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, मान लीजिए मैं बोलता हूँ आप इस दिशा में, इस प्रथम पंक्ति की दिशा में जाइए। इस प्रथम पंक्ति, ये हरी पेंसिल से मैंने जो तीर का निशान कर रखा है, उस दिशा में आप बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले कौन मिलेगा? ए। उसके बाद कौन मिलेगा? बी। उसके बाद कौन मिलेगा? ए। उसके बाद कौन मिलेगा? बी। मतलब कि आपके अवयवी कणों की व्यवस्था किस तरह से? ए बी। याद रखना है, जिस दिशा में मैं अभी आपको जाने के लिए बोल रहा हूं उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था ए बी है। लेकिन मान लो मैं बोलता हूं आप एक दूसरी दिशा से जाइए, ये जो मैं अभी दूसरी दिशा बता रहा हूं, तो इसको हम 1 दिशा बोल देते हैं, इसको हम नंबर 2 दिशा बोलते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं जिस पे मैंने 2 लिखा है, आप उस दिशा में आगे बढ़ते जाइए। तो आपको सबसे पहले कौन मिल रहा है? बी। देखिए बी मिल रहा है। फिर आपको कौन मिल रहा है? फिर से बी मिल रहा है। फिर आप और आगे जाएंगे तो कौन मिल रहा है? बी। मतलब कि अवयवी कणों की व्यवस्था इस दिशा में क्या आ रही है? बी। तो पहली दिशा में नंबर 1 जहां लिखा है वहां अवयवी कणों की व्यवस्था ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए बी, मतलब कि ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर बी। तो अवयवी कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की, जो कि भिन्न है। कौन सी व्यवस्था से? जिस व्यवस्था पे मैंने नंबर 2 लिख रखा है उसमें आपको लगातार बी ही मिलेगा। तो भैया सीधी सी बात है, जब अवयवी कणों की व्यवस्था ही असमान है तो भौतिक गुणधर्म समान कैसे मिल सकते हैं? और जब भौतिक गुणधर्म समान नहीं मिलेंगे भिन्न भिन्न दिशाओं में, तो भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान नहीं मिलना, मतलब कि भिन्न भिन्न दिशा तो विषम हो गया, और दिशा मतलब कि देशिक, तो भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म असमान। ठीक है, लेकिन यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस में खिचड़ी सी बनी हुई है। आपको शादी पार्टी में जाने के लिए बोला गया, ऐसी शादी पार्टी जिसमें कि कोई कहीं भी खड़ा है, फिर आपको बोला जाए कि सीता को ढूंढ करके ले करके आइए। तो आप जिस भी एक दिशा में जाएंगे उस दिशा के अंदर आपको सीता के मिलने की प्रायिकता जितनी होगी उतनी सीता के मिलने की नहीं मिलने की प्रायिकता होगी। तो आप किसी भी दिशा में जाइए, सीता के मिलने की प्रायिकता हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। मतलब कि अलग अलग दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या कि मतलब कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ये किसी भी दिशा में जाओ आपको इस प्रकार का गुणधर्म दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? समदेशिक क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो गए? अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक, भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म समान प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा समदेशिक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म समान। ठीक है, मतलब खिचड़ी सी बनी हुई थी पार्टी में, कोई कहीं भी खड़ा है तो भाई कहीं भी चले जाओ, एक जैसा आपको निष्कर्ष मिलेगा। ठीक है, चाकू से काटना। चलिए यार, अब चाकू से काटने पे क्या होता है? देखिए बहुत आसान है। मान लीजिए मैं क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटता हूं तो क्या होता है? देखिए मैंने क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटा, तो काटूंगा तो देखिए ये इस प्रकार से ये कट लगा दिया मैंने। तो आप देख रहे हैं कट लगाने पे एक सीधी रेखा मिल रही है, सीधी रेखा, बिल्कुल समतल सतह मिलेगी, चिकनी सतह मिलेगी, एक सीधी रेखा में कटेगा, है ना? तो समतल सतह मिलना। लेकिन यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ कट लगाना चालू करता हूँ, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इनके बीच में कट लगेगा, फिर यहाँ, है ना, फिर ये इस प्रकार से, फिर ये। तो अब देखिए समतल सतह नहीं मिल रही,
उबड़ खाबड़ मिल रही है, ये इस तरह की, ये कैसी सतह मिल रही है उबड़ खाबड़, तो देखिए ये इस तरह की उबड़ खाबड़ सतह मिल रही है, तो ये उबड़ खाबड़ सतह मिल रही है ना। तो ये उबड़ खाबड़ सतह कैसी, तो ये ऐसी उबड़ खाबड़, देखिए ये ऐसे उबड़ खाबड़ सतह मिल रही है, ठीक है। तो और क्रिस्टल ठोस में कैसी मिल रही है, ये ऐसे सीधी समतल सतह, चिकनी सतह मिल रही है। तो भैया चाकू से काटने पर आपको क्रिस्टल ठोस में कैसी सतह दिखाई दे रही है, समतल एवं चिकनी, ठीक है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए ये कैसा दिखाई दे रहा है, आप कहीं से भी काट करके देखें, ये इस तरह से देखिए, ये तो ये उबड़ खाबड़ समतल सतह, अनियमित सतह दिखाई दे रही है आपको, समतल सतह दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे अनियमित सतह प्राप्त होती है चाकू से काटने पर। चलिए अब आते हैं वास्तविक और आभासी ठोस पे। देखिए यार, आपने घर में लगे हुए कांच देखे होंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, कांच जो है वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कांच जो है वो एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है भैया, कांच अक्रिस्टलीय ठोस। घर में लगे हुए कांच जो होते हैं उनको आप देखें 4 साल बाद 5 साल बाद देखना, जो उनका कांच खिड़कियों पे लगे होते हैं ना, वो नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले रह जाते हैं। लेकिन जब आप नया नया कांच लगाते हैं घर में, तब तो पूरा एक जैसा होता है, ऊपर और नीचे से पूरा एक समान आकृति में होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो कांच जो होते हैं वो नीचे से मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांच के अवयवी कण जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की तरफ मूव करते हैं, नीचे की तरफ बहने लगते हैं। तो भैया बहने का गुणधर्म किसी ठोस में आ रहा है, इसका मतलब ठोस में भी कहीं ना कहीं द्रव का थोड़ा सा गुणधर्म आ रहा है। बहने का गुणधर्म किस में होता है भैया? द्रवों के अंदर होता है। द्रवों के अंदर बहने का गुणधर्म है, मतलब कि ये हुआ कि कांच एक वास्तविक प्रकार का ठोस तो नहीं है, क्योंकि ठोस वो होते हैं जिनका आकार हमेशा क्या हो, निश्चित हो। लेकिन कांच में आप क्या देख रहे हैं, समय के साथ आकार में परिवर्तन। पहले तो कांच एक नियमित आकृति का था, लेकिन समय के साथ कांच में अवयवी कण नीचे बहने लग गए और नीचे बह करके आकार अनियमित हो गया, नीचे से चौड़ा हो गया और ऊपर पतला रह गया। तो इसका मतलब बह करके नीचे की तरफ चौड़ा होना, ऊपर की तरफ पतला, आकृति निश्चित नहीं रही अब, मतलब कि पहले कुछ और थी जब आपने कांच खरीदा, अब कुछ और हो गई और द्रव की तरफ बहने का गुण है। इसका मतलब ये वास्तविक ठोस तो नहीं है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, आभासी ठोस। क्या बोलेंगे? आभासी। तो ये होते हैं आभासी ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वास्तविक ठोस। और अंत में उदाहरण, तो उदाहरण तो बहुत सारे जो हमने बताया, हीरा हो गया, हीरा हो गया, सिलिका हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, आदि आदि। और यहाँ पे अपने ने क्या पढ़ा? कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, चौक हो गया, ये सारे आदि आदि। एक लास्ट जाते जाते मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपने चौक देखी और आपने मार्बल देखा। मार्बल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन चौक को थोड़ा सा दम लगाओ, थोड़ा सा फोर्स लगाओ, बल लगाओ, टूट जाता है। चौक जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, उसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, इसीलिए वो टूट जाएगा। लेकिन मार्बल में अवयवी कण बहुत निश्चित क्रम में एक सघनता से जमे हुए रहते हैं, इसीलिए वो किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीय ठोस का। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं आगे की। तो देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न है, आप इस अभ्यास प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें और मैं चाहता हूं कि हम जब नेक्स्ट टर्न पे अगली कक्षा में मिले हम, तो आप इस अभ्यास प्रश्न को पूरा सॉल्व करके मुझे बताएं और इनके आंसर्स जो भी हैं उनको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे, उनको हम देखेंगे कि इनके आंसर क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तब तक थोड़ा 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर निकाल करके बताएं।
आपके लिए होमवर्क है आज का होमवर्क आपका ये आपका होमवर्क है, HW, ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप नेक्स्ट टर्न पे करके लेकर के आए। ठीक है बच्चों, तो ये आज का लेक्चर था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको ध्यान रखना है, ये कुछ टाइम टेबल की बातें मैं बताता हूँ यार। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेरी रसायन विज्ञान की जो क्लास है वो 7 बजे से लेकर के 7:45 तक है। ठीक है, मेरे ठीक बाद में आपकी आज जो क्लास होने वाली वो 8 बजे से लेकर के 8:45 तक गणित की होने वाली, जो आपके प्यारे दीपक सर आपके साथ क्लास लेंगे, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से अनुशासन में रह करके पढ़ाई करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप कर लें, प्रश्न कर लें, और इन पे हम नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बहुत बढ़िया से रहिए। थैंक यू।